गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अरुण शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी में ही हम 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। बारी बारी से वन बाई वन करके एक एक अध्याय को हम कंप्लीट करते चलेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए, पॉलिटी के संदर्भ में 4 शब्दों को आप सभी ने सुन के रखा होगा कि एक तो होती है पॉलिटी, बोले तो राज व्यवस्था, ठीक। दूसरी है आपकी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, ये आपने सुना होगा, है। तीसरा है आपका पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, और चौथा है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हमें राज व्यवस्था पढ़नी है यानी पॉलिटी पढ़नी है, कि हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, या हमें पॉलिटिक्स पढ़नी है, या हमें संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है ना। हमारे काम का क्या है, एग्जाम में क्या आएगा, हमको पढ़ना क्या है। तो हमारे काम का है, एक तो आपकी राज व्यवस्था है, इसका अध्ययन करेंगे थोड़ा बहुत, और सबसे ज्यादा काम का जो है वो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है, जिसमें ही 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेदों का हमें अध्ययन करना है, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले हम इन चारों शब्दों की डेफिनेशन समझ लें, इन चारों शब्दों को परिभाषित कर लें कि ये होते क्या हैं। पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। राज व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जहां पर किसी राज्य की व्यवस्था का अध्ययन हो, उसको हम क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। यानी कि किसी भी राज्य की व्यवस्था कैसी है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, राज व्यवस्था कहलाता है। कि वो लोकतांत्रिक है, कि राजतांत्रिक है, कि वो रिपब्लिक है कि नहीं है, कैसी व्यवस्था है उसका ही अध्ययन क्या है, राज व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा भिन्न है, राजनीति विज्ञान राज व्यवस्था से थोड़ा सा भिन्न है। जहां पर विभिन्न देशों की, विभिन्न राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन होता हो, वो क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल साइंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस कहलाएगा। और पॉलिटिक्स आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेंगे तब पॉलिटिक्स आपको समझ में आएगी, राजनीति समझ में आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें किसी राज व्यवस्था को चलाने के नियम लिखे हों, किसी देश में एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें प्रशासन कैसे चलना है उसके नियम लिखे हों, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, राजनीति कहते हैं। यानी कि दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी, रोड कहाँ बनने हैं, स्कूल कहाँ बनने हैं, ये सब राजनीति का ही तो भाग है, ठीक। अच्छा, हमने समझा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें पढ़ना क्या है, राज व्यवस्था पढ़नी है। तो चलिए समझते हैं राज व्यवस्था क्या है, ठीक है। देखो, राज व्यवस्था को 2 शब्दों में तोड़ दें, राज्य प्लस व्यवस्था। राज्य प्लस व्यवस्था, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा तो हमने जान ली कि ऐसी व्यवस्था जहां पर किसी राज्य की व्यवस्था का अध्ययन होता हो। अब राज्य क्या है भाई, है ना। अब राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं, तो राज्य वो क्षेत्र जिसके 4 तत्व हों। राज्य क्या है, वो क्षेत्र जिसके 4 तत्व हों। 4 कौन से तत्व, जनसंख्या हो, भूभाग हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। अच्छा, अब कहेंगे सर कि जनसंख्या तो हमारे गांव में भी है, तो क्या हमारा गांव राज्य है कि नहीं, तो भूभाग भी हमारे गांव में है, जमीन हमारे गांव में भी है, कि सरकार नहीं है, कि तो सरकार प्रदेश में है, कि तो प्रदेश के पास संप्रभुता नहीं, ठीक। यानी कि ये 4 तत्व किसी भी के भी पास होते हैं, वही क्या कहलाता है, वही राज्य कहलाता है। पॉलिटी में राज्य शब्द को देश से संबंधित कहा गया है, ठीक है। राज्य का मतलब यहां उत्तर प्रदेश, राजस्थान नहीं, राज्य का मतलब पूरे देश से है, राज्य का मतलब पूरी कंट्री से है, ठीक है।
तो जिसमें चार तत्व हो, जनसंख्या हो, भूभाग हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। कि सर ये तीनों तो हमें समझ में आ गए कि जनसंख्या क्या है, भूभाग क्या है और सरकार क्या है, लेकिन ये संप्रभुता समझ में नहीं आया, संप्रभुता क्या है। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं का प्रभु। संप्रभुता का मतलब क्या है? स्वयं का प्रभु। यानी कि जो देश अपने बाहरी और आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हो, बाध्य ना हो, उसके देश के अंदर क्या होना है, उसको देश के बाहर क्या करना है, ऐसे डिसीजंस लेने के लिए वो फ्री है, स्वतंत्र है, बाध्य नहीं है, तो ऐसी कंट्री को हम क्या कहेंगे? संप्रभु कहेंगे। ऐसी कंट्री को क्या कहेंगे? संप्रभु कहेंगे। एक एग्जांपल देता हूं कि जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो नियम तो तब भी थे भाई, एक्ट के थ्रू वो नियम भेजते थे हमारे यहाँ पे। तो क्या उस समय हम आजाद थे? क्या हमारे पास संप्रभुता थी? नहीं। वो नियम बनाते थे, वो जो रूल्स बनाते थे, उन नियमों को वो क्या करते थे? थोपते थे हमारे ऊपर, अपने बेनिफिट के लिए भारतीयों पर वो नियम थोपे जाते थे। तो हम अपने डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, बाध्य थे। तो हम कैसे थे? गुलाम थे। तो दूसरे शब्दों में कहें कि संप्रभुता का मतलब क्या है भैया? आजादी। संप्रभुता का मतलब क्या है? आजादी। बात समझ में आई? संप्रभुता क्लियर हुई, राज्य क्लियर हुआ। यानी कि जिसके पास वो क्षेत्र या वो राज्य जिसके पास चार तत्व हों, जनसंख्या, भूभाग और सरकार, संप्रभुता। संप्रभुता क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है? संविधान। तो अब संविधान को एक बार देख लेते हैं। संविधान को मैंने बता दिया कि संविधान होता क्या है, लेकिन संविधान कैसे कैसे होते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी देखेंगे। संविधान लिखित भी है, संविधान अलिखित भी है, संविधान नया भी है, संविधान पुराना भी है, संविधान बड़ा भी है और संविधान छोटा भी है। ठीक है, तो लिखित संविधान यानी कि कोडिफाइड, जैसे अमेरिका में है, भारत में है, अफ्रीका में है, यहां पर कोडिफाइड संविधान है, लिखित संविधान है। कहने का मतलब है कि यहाँ के संविधान जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिल करके लिखे हैं, मीटिंग्स हुई हैं, उनके लिए बैठक हुई है, उन असेंबलियों ने मिल करके वहां के संविधानों को बनाया है, तो कोडिफाइड है। ठीक है। अनकोडिफाइड मतलब अलिखित संविधान, ब्रिटेन का, इजराइल का, कनाडा का, सऊदी अरब का। कहने का मतलब ये नहीं है कि इनके संविधान कहीं लिखे नहीं हुए, इनके देश में जिससे प्रशासन चलता है वो नियम, कायदे, कानून लिखे नहीं हुए, लेकिन किसी संविधान सभा ने मिलकर के नहीं लिखे हैं, ट्रेडिशनल हैं, परंपरागत हैं। कि जैसे हमारे घरों में होता है कि सुबह उठेंगे तो हम धरती के पैर छूते हैं, हम हाथों को देख करके एक मंत्र बोलते हैं, हम सुबह उठते हैं तो अपने मम्मी पापा के, बड़ों के, दादा दादी के पैर छूते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं। तो ये परंपरा है, परंपरा के आधार पर कानून बने हैं, रीति रिवाज हैं, नियम है। ये ट्रेडिशनल परंपरागत संविधान बने हुए हैं इनके यहाँ पर। किसी संविधान सभा ने बैठक नहीं बुलाई, किसी ने मिलकर के संविधान नहीं लिखे। पूरे विश्व में आज कहीं भी ऐसा नहीं कि अलिखित संविधान हो, अनकोडिफाइड है। ठीक है, अलिखित से ये नहीं है कि इन्हें याद है, ओरली है, ओरल नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे संविधान हैं जो अनकोडिफाइड हैं, परंपरागत है, ट्रेडिशनल है। ठीक है। अच्छा, अब संविधान नया भी है, पुराना भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है। तो नया संविधान क्यूबा का है जो 2019 में बना है। ठीक है। सबसे पुराना संविधान आपका अमेरिका का है जो 1789 में 1789 में बना था। और सबसे बड़ा संविधान आपका भारत का है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है। वहीं सबसे छोटा संविधान जो है वो अमेरिका का है जिसमें मात्र 7 आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल्स हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पॉलिटी में कवर किया था कि अंग्रेजों ने भारत में
जो संविधान सभा की मांग कर रहे हैं उसको स्वीकार लिया था। और वो कब स्वीकारा था? 1940 को स्वीकारा था। लेकिन अंग्रेजों ने एक कंडीशन रखी हमारे सामने कि हम तुम्हें संविधान सभा देंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे, ठीक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपका 1945 तक चला है। और इसी 1945 में ब्रिटेन में हुआ क्या था दोस्तों? ब्रिटेन में चुनाव हुआ और इसी चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। किसकी बनती है? लेबर पार्टी की सरकार बनती है। 10th में जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे तो आपको लेबर पार्टी के होने का उसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये वही लेबर पार्टी है जो क्या कहते हैं, ब्रिटेन में चुनाव लड़ती है। और इसी ही लेबर पार्टी के जो पीएम बनते हैं वो क्लीमेंट एटली बनते हैं, ठीक। अच्छा, क्लीमेंट एटली बढ़िया इंसान थे। इन्होंने पहले से ही अनाउंस करके रखा था कि यदि ब्रिटेन में हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को आजाद कर देंगे और भारत को हम संविधान सभा देंगे, ठीक है। तो हुआ भी ऐसा ही कुछ। उसी के ही एक वर्ष बाद 1946 में 24 मार्च 1946 में दिल्ली में दोस्तों क्या आया? कैबिनेट मिशन आया। दिल्ली में कैबिनेट मिशन भेजा गया और इसी कैबिनेट मिशन को लाने वाले 3 मंत्री थे। वो तीनों के तीनों ही अंग्रेज थे, ठीक है। जिसका पहला नाम जो है, जिसमें पहला नाम है पैथिक लॉरेंस जो भारत मंत्री बन के आए, और दूसरे हैं एवी अलेक्जेंडर जो नेवी मंत्री थे, और तीसरे हैं आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे, ठीक। अब इसको थोड़ा सा याद करने की यदि ट्रिक लगाएं तो P फॉर पैथिक लॉरेंस, A फॉर एवी अलेक्जेंडर एंड S फॉर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इसको बनाने पास, ठीक है। तो पास से याद रखें कि 3 मंत्री थे, P फॉर पैथिक लॉरेंस, A फॉर अलेक्जेंडर और S फॉर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक। अब उसके ही ठीक कुछ दिनों बाद फाइनली हुआ यह कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट को पेश किया गया। और उस कैबिनेट मिशन में 2 बातें कही गई कि हम भारत को 2 चीजें देंगे। हम भारत को क्या देंगे? 2 चीजें देंगे। कौन कौन सी 2 चीजें देंगे? कि हम देंगे भैया भारत को संविधान सभा। क्या देंगे? संविधान सभा देंगे। और दूसरा ही क्या था कि हम भारत को देंगे क्या? अंतरिम सरकार, ठीक है। हम भारत को क्या देंगे? अंतरिम सरकार। और अब भारत को क्या मिल गई? खुद की संविधान सभा मिल गई। तो अब संविधान निर्माण होगा, सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वही सदस्य मिलकर के संविधान को बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे भी, ठीक, जिससे आज भारत का पूरा प्रशासनिक प्रक्रिया चलती हैं। अब अगला ही पॉइंट क्या आएगा? अगला ही टॉपिक जो है वो है आपका संविधान सभा। इसमें कुछ बहुत सारे वर्ड्स गलत हो गए हैं तो वो थोड़ा भद्दा लगेगा, इसको दोबारा से चालू कर दो। हो गया? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अरुण शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। हम दोस्तों लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे कि अंग्रेजों ने संविधान सभा को स्वीकार लिया था। 1940 में संविधान सभा की मांग को स्वीकारा गया, लेकिन एक कंडीशन रखी गई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारत को संविधान सभा देंगे। पहले क्या करते हैं? युद्ध को खत्म करते हैं, उसके बाद संविधान सभा बनना स्टार्ट होगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 तक चला, ठीक है। 1939 से लेकर के 1945 तक चला। और 1945 में ही ब्रिटेन में चुनाव हुआ जिसमें लेबर पार्टी की सरकार बनी। और इसी लेबर पार्टी में जो ब्रिटेन के पीएम बने थे वो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। और इन्हीं क्लीमेंट एटली बढ़िया इंसान थे, ठीक। इन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार ब्रिटेन में बन जाती है, लेबर पार्टी यदि जीत जाती है, तो हम भारत को आजाद कर देंगे, भारत को संविधान सभा देंगे। और क्लीमेंट एटली के कहने के अनुसार ही 1 वर्ष बाद हुआ यह कि 1946 में 24 मार्च 1946 में दिल्ली में कैबिनेट मिशन आया। और यही कैबिनेट मिशन भारत में लेके आएगा संविधान सभा और अंतरिम सरकार। चलिए, कैबिनेट मिशन को लाने वाले 3 अंग्रेज थे, ठीक है। और तीनों के तीनों मंत्री बनकर के आए, जिसमें पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री बन के आए,
एवी अलेक्जेंडर नेवी मंत्री बन के आए और स्टेफोर्ड क्रिप्स आपके व्यापार मंत्री बन के आए। इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है पास। P फॉर पैथिक लॉरेंस, A फॉर एवी अलेक्जेंडर और S फॉर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है दोस्तों, तो पास से इसको याद रखा जा सकता है। और जैसे ही कैबिनेट मिशन आया तो फाइनली 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसमें दो बातें कही गई कि हम भारत को दो चीजें देंगे। क्या क्या? मैं जैसा पहले बता चुका हूं कि एक चीज मिली संविधान सभा और दूसरी अंतरिम सरकार। दूसरी क्या मिली? अंतरिम सरकार या इंटरनल गवर्नमेंट मिली। ठीक, अच्छा, अब संविधान सभा मिल गई, अंतरिम सरकार मिल गई, तो भारत के लोग जो हैं संविधान सभा के लिए सदस्यों को चुनेंगे, संविधान का निर्माण करना स्टार्ट करेंगे, संविधान के लिए सभाएं जुड़ना स्टार्ट होंगी। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? संविधान सभा। अगला ही टॉपिक क्या है हमारा? संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, अच्छा, अब संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 यानी कि 389 थी, जो कि 10 लाख पर एक थी। कितनी? 10 लाख पर एक थी। ठीक, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है, संविधान सभा का जो चुनाव है वो कैसा है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है, कैसा चुनाव हुआ है? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। और संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है, तो उसमें ब्रिटिश प्रांत से जो लोग थे वो 292 लोग थे। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए और ब्रिटिश कमिश्नरी से 4 सदस्य चुने गए, जिसमें जो 93 सदस्य हैं वो देसी रियासतों से लिए गए। ठीक है, इसमें कुछ महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं चुनी गई थी। SC से आपके 26 लोग लिए गए थे और ST से 33 लोगों का चुनाव हुआ। ठीक है, जिसमें से जो निर्वाचन हुए, जो चुने गए वो कितने थे? वो आपके 296 सदस्य हैं। ठीक है, और कुछ मनोनीत हुए तो 93 यानी कि 93 सदस्य जो थे वो आपके मनोनीत थे। ठीक, इतनी बात यहां तक क्लियर? कोई भी चीज जो नहीं समझ में आई हो, ठीक है, एक बार दोबारा से कर दूं। 1945 में क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसके तहत कैबिनेट मिशन आया 1946 में, 24 मार्च 1940 को दिल्ली में। यही कैबिनेट मिशन को लाने वाले 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, एक बन गया भारत मंत्री, नेवी मंत्री, व्यापार मंत्री। अच्छा, फाइनली 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन को पेश किया गया, उसकी रिपोर्ट लगाई गई, जिसमें संविधान सभा और अंतरिम सरकार बनी। ठीक है दोस्तों, और उसमें ही संविधान सभा जब मिल गई तो उस संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों को चुना गया, जो कि 10 लाख पर एक थे, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चुना गया था। ठीक, और वहीं पर ये चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, जिसमें 15 महिलाएं, 26 SC से ली गई थी और 33 सदस्य जो हैं आपके ST से लिए गए, जिसमें निर्वाचन सदस्यों की संख्या थी आपकी 296 और मनोनीत सदस्यों की संख्या थी 93। ठीक है, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 सदस्य कमिश्नरी से थे और 93 सदस्य जो हैं वो आपके देसी रियासतों से। ये जरा नोट कीजिए, बाकी आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि पॉलिटी की शुरुआत कहां से हुई, संविधान बनना स्टार्ट कहां से हुई। ठीक है, पहले राजतंत्र था, राजा, ऐसा माना जाता था कि जो राजा कर रहा है वही क्या कहते हैं संविधान है, वही नियम है, वो जो कर रहा है वही सब सही है। तो वहीं पर एक व्यक्ति होता है सुकरात। ठीक है, अच्छा, सुकरात ने ही पहली बार राजा का विरोध करना स्टार्ट किया, तो राजा ने इसको पकड़वाया और इसको बांध के बोला कि इसमें कोड़े मारो। तो सुकरात ने विरोध किया कि भाई राजा, तुम मुझ में कोड़े नहीं मार सकते हो, ये तो मेरा मन है कि मैं कुछ भी करूं, मेरा मन होगा तो मैं अपनी शादी में जाऊंगा, मेरा मन होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन होगा तो मैं नाचूंगा, मेरा मन न होगा तो मैं नहीं नाचूंगा।
तो सुकरात ने ही राजा का विरोध करना स्टार्ट किया, सुकरात ने ही राज्य के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो ये सारी बातें इसी का ही एक शिष्य हुआ है प्लेटो। ये सारी बातें प्लेटो ने लिखी द रिपब्लिक में, और प्लेटो ने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक। ठीक, अब यही सारी बातों को लिख करके प्लेटो ने एक कोचिंग खोल दी, द अकेडमी। ठीक है, द अकेडमी खोली, और कहाँ खोली? एथेंस में खोली। अब इसमें राज व्यवस्था के बारे में भैया पढ़ाया जाने लगा, और इसी द अकेडमी का एक शिष्य हुआ, एक स्टूडेंट हुआ जिसका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, इसका नाम क्या था? एरिस्टोटल। और इसी एरिस्टोटल ने बुक लिखी थी द पॉलिटिक्स। जैसे ही इसने ये वर्ड यूज किया द पॉलिटिक्स, तो लोगों ने कहा भैया मिल गया। कि क्या मिल गया? कि भैया जनक मिल गया। तो इसी अरस्तु को, एरिस्टोटल को पॉलिटी का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ठीक है, राज व्यवस्था का जो जनक है वो एरिस्टोटल को कहा जाता है। और इसका ही शिष्य हुआ है अलेक्जेंडर, जिसने दुनिया को जीत लिया। और जिसका गुरु पॉलिटी का जनक हो, राज व्यवस्था का जनक हो, तो भैया दुनिया को जीत लेगा। और इसी सिकंदर ने या अलेक्जेंडर ने एक बात कही, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो इसने इस प्रकार से चीजों को कहा। अच्छा, सिकंदर ने जहां जहां पर अटैक किए वहां वहां उस क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, ये तो आपके विचारकों की बात रही कि सुकरात का शिष्य कौन हुआ? प्लेटो। प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी? द रिपब्लिक। और द रिपब्लिक का जो राइटर है वो कौन है? प्लेटो है। और इसी प्लेटो ने कोचिंग खोली, कौन सी खोली? द अकेडमी। कहाँ खोली? एथेंस में खोली। ठीक है, इसी का ही शिष्य कौन हुआ है? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन? प्लेटो। और इसी अरस्तु ने बुक लिखी द पॉलिटिक्स। और द पॉलिटिक्स का जनक कौन है? एरिस्टोटल यानी अरस्तु। और अरस्तु को ही क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का या राज व्यवस्था का या पॉलिटी का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इसी का ही शिष्य हुआ एलेक्जेंडर। अब दोस्तों, हम एक टॉपिक है, उसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं बोल देता हूं, उसको आप पॉज करके लिख लेना। ठीक है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन है। वैसे विशेष कोई इंपोर्टेंट नहीं, काफी बार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसमें 6 कंपनियां हैं, जिसमें से 5 मुख्य हैं। उन 5 में से भी 2 मुख्य हैं जिन्होंने भारतीय राज व्यवस्था में या भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप किया है। जिसमें से पहली कंपनी आई आपकी पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी पुर्तगाल से आई, जो आई आपकी 1498 ईस्वी में, और इन्होंने पहली बार भारत में एंट्री की कालीकट में। ठीक, और दूसरी कंपनी आई आपकी अंग्रेज। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई थी ब्रिटेन से, 1600 ईस्वी में आई और पहली बार आई सूरत में। ठीक है, सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की या कंपनी की स्थापना की। और फिर आए डच आपके हॉलैंड के निवासी थे, जो आए 1602 ईस्वी में। इन्होंने अपनी पहली कंपनी बनाई मसूलीपट्टनम में। और डेनिश आए, जो डेनिश निवासी थे आपके डेनमार्क के, जो आए 1616 ईस्वी में, जिन्होंने पहली फैक्ट्री आपकी बनाई सुतानती में। उसके बाद आए फ्रांसीसी फ्रांस के रहने वाले थे, जिन्होंने 1664 ईस्वी में एंट्री की भारत में। और पॉज कर दो, अरे ठीक है, सॉरी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई, जो सूरत में इन्होंने अपनी कंपनी बसाई। फ्रांस के लोग थे। फिर आए स्वीडिश मतलब स्वीडेन के लोग थे, 1731 ईस्वी में आए, जिन्होंने गोहनबर्ग में अपनी फैक्ट्री बनाई। इसमें से पुर्तगाली हुए, डच हुए, डेनिश हुए, स्वीडिश हुए। इन्होंने भारत की राज्य व्यवस्था में, भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। ये व्यापारिक कंपनी बन के ही रह गई। इनमें 2 कंपनियां ऐसी हैं, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों ने क्लैश किया भारत में, भारत पर अधिकार करना चाहा। ठीक है, और यहाँ पर ही जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इनका एक ग्रुप बना मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, जिसको व्यापारिक एक अधिकार दिए थे ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने 15 वर्षों के लिए। ठीक है, और यही व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा करके आगे 1609 ईस्वी में कर दिए जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए। ठीक,
तो यहाँ से भारत में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भारत पर आगे चले करके राज किया है और इसी ब्रिटेन के 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारत के संविधान को लगभग 70% लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट था बताना। अच्छा, अब विश्व में संविधान सभा की मांग कब हुई? ठीक है, या सबसे पहले विश्व में संविधान सभा की मांग, ये जो मैंने हेडिंग डाली है संविधान सभा की मांग, ये विश्व के संदर्भ में है। विश्व में संविधान सभा की मांग कब हुई और किसने की? ठीक है, सॉरी, किसने की थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड के ही हेनरी मैन ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। ठीक, और विश्व की सबसे पहली संविधान सभा कहाँ बनी थी? तो भैया वो अमेरिका में बनी, 1789 ईस्वी में बनी। और कहाँ बनी? फिलाडेल्फिया में बनी। कहाँ पे बनी? फिलाडेल्फिया में बनी। देखो, सबसे पहली मांग जो करता है हेनरी मैन करता है, जो इंग्लैंड का है। ठीक है, सबसे पहली संविधान सभा बनती है, अमेरिका की बनती है 1789 में, फिलाडेल्फिया में बनती है सबसे पहली संविधान सभा। ठीक, उसके बाद भारत में सबसे पहले, भाई भारत में भी संविधान सभा की मांग हुई होगी, तो भारत में संविधान सभा की मांग कब हुई? तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, स्वराज विधेयक में की। और ये कैसी मांग थी? ये अनौपचारिक मांग थी। कैसी मांग थी? अनौपचारिक मांग हुई। ठीक है, और ठीक उसी के ही बाद महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में की थी, यंग इंडिया मैगजीन में की। ठीक है, यंग इंडिया मैगजीन में की। और तीसरी मांग जो थी वो आपकी मोतीलाल नेहरू ने 1924 में की। ठीक है, और उसी के बाद पहली औपचारिक मांग जो हुई वो भारत में वो 1934 में हुई। वो मानवेंद्र नाथ यानी एमएन रॉय ने की, मानवेंद्र नाथ रॉय ने की। और ये कैसी मांग थी? ये औपचारिक मांग थी। ये प्रश्न बन जाएगा और ये वाला प्रश्न बन जाएगा कि पहली मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। किसने की? स्वराज विधेयक में। कैसी मांग थी? अनौपचारिक मांग थी। और औपचारिक मांग 1634 में एमएन रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय ने की। जो कैसी मांग थी? औपचारिक मांग थी। और उसी के ही बाद 1935 में कांग्रेस ने पहली मांग अपनी औपचारिक मांग रखी। 1935 में कांग्रेस ने अपनी औपचारिक मांग कब की? तो 1935 में की। या 1935 में किसने औपचारिक मांग की थी? तो कांग्रेस ने की थी। ठीक है, और यहीं पर फिर 1938 में जेएल नेहरू ने अब संविधान सभा की मांग रखी। और इसी संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकारा कब? आते आते 1940 में। देखो, 1895 से मांग करते आ रहे हैं भाई। ठीक है, 1895 से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इनको सुनाई नहीं दे रहा, इनके कान में कोई भी भाई हलचल नहीं हो रही। ठीक है, और 1940 में आते आते देश की आजादी से 7 वर्ष पहले इन्होंने कहा कि ठीक है संविधान सभा देंगे। ठीक है, लेकिन वो भी कब देंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे। तुम पहले क्या करो भारतीयों कि हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दो, हम तुम्हें संविधान सभा देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशंस रखी किन्होंने? अंग्रेजों ने। आई होप कि ये सब कुछ तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार ही नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा साइड में हट जाता हूँ।